नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीवी बार 24 के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोज राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी बार 24 का डेली शो द खास खबर। तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये तो रोज ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करता है, लेकिन ये वाला कुछ ज्यादा ही कंट्रोवर्शियल होगा। दरअसल मामला ये है कि आज से कुछ दिनों पहले यानी 8 जून 2023, 3-4 दिन पहले ही जो एनसीबीसी के जो हेड हैं जिनका नाम है हंसराज अहीर, उनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई, या फिर यूं कह लीजिए कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि उन्होंने फरवरी और मार्च के बीच में बंगाल का एक दौरा किया था। उस दौरे के दौरान उन्हें यह पता चला कि वहां पर जो आरक्षण के नाम पर जो धांधली चल रही है ना, वो स्कैम काफी ज्यादा बड़ा है। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए, उसके आगे सारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। 179 जातियां जो है वहाँ पे ओबीसी में आती है, और उसमें से करीब 118 जातियां मुस्लिम ओबीसी है और बची जातियां हिंदू ओबीसी है। ये तो बड़ा अजीब लगा हम लोगों को, ये कहाँ से आ गई इतनी जातियां। हम मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ में नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं ओबीसी कमीशन का चेयरमैन होने के नाते मुस्लिम जातियों को भी आरक्षण मिलता है, नहीं मिलता ऐसा नहीं, लेकिन हिंदू ओबीसी से बढ़ के मुस्लिम ओबीसी कहाँ से आए। झुकता हुआ माप जो झुकाव जो दिया है ए में, तो उस वजह से क्या हुआ है कि अभी पुलिस भर्ती हुई, शिक्षक भर्ती हो रही है, तो उसमें अधिक नुकसान जो असल में ओबीसी नहीं है। कई हमने देखा वहाँ हम शिकायत ऐसी मिली है कि उसमें से कई लोग ऐसे हैं कि बांग्लादेश से आए हुए हैं, कई लोग म्यांमार से रोहिंग्या भी उसमें घुस गए हैं ओबीसी में, और असली ओबीसी का हिस्सा छीनकर बंगाल सरकार के द्वारा वहाँ पर खिलवाड़ हुई है, ये हमने सामने देखा है। अब आपने हंसराज अहीर जी को सुन लिया। अब बात करते हैं असल में इशू है क्या, वहां पर आरक्षण को लेकर किस टाइप की धांधली चल रही है। साथ में हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, थोड़ा सा बंगाल का इतिहास भी देखेंगे। अगर मेरे मुंह से गलती से बांग्लादेश निकल जाए तो आप उसे बंगाल, वेस्ट बंगाल ही समझिएगा। अब बात करते हैं कि असल में प्रॉब्लम की शुरुआत होती कहां से है। तो प्रॉब्लम की शुरुआत होने के पीछे कोई बड़ा रहस्य नहीं है। एक कॉमन सी बात है कि जब आरक्षण आपने दिया है 2011 के अंदर, जब आपका आरक्षण होता है मात्र 55 मुस्लिम जातियां और उसके अंदर 65 तकरीबन हिंदू जातियां, तो मात्र 13 साल में ऐसा क्या होता है कि आप अचानक से ओबीसी की आबादी को इतना बढ़ा देते हैं, जिसके अंदर टोटल जनसंख्या है वो 180 के आसपास हो जाती है ओबीसी के अंदर, और उसके अंदर भी 118 तो सिर्फ आपकी मुस्लिम जातियां ही होती है। अगर देखा जाए तो 2011 से लेकर 2023 तक तकरीबन इन 13 सालों के अंदर इतनी जातियां आई कहां से मुसलमानों की। सबसे बड़ा सवाल यह है, देखिए इंडिया के अंदर मुस्लिमों को आरक्षण देने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछड़ी हुई जनजाति है, इनका शिक्षा स्तर कम होता है, समाज में डेमोग्राफी में भी इनका हिस्सा कम है, तो इनको आरक्षण देना लाजमी सी बात है क्योंकि ये पिछड़ी जनजाति के अंदर आते हैं। और भी कई सारे स्टेट में दी भी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कई बार प्रेफर करती है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। बेंगलोर जैसी स्थिति की बात करें तो वहाँ पर बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ पर प्योर 4% आरक्षण मिलना वो गलत चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर तो पूरा ही मामला उल्टा है। आप ये समझिए कि तकरीबन 10 करोड़ आबादी है पूरे कोलकाता की, पूरे बंगाल की। अब इस 10 करोड़ आबादी के अंदर टोटल है 27% आबादी मुसलमानों की, उसके अंदर भी 90% लोग इस आरक्षण के अंदर आ जाते हैं। कैसे? 90% आबादी आपकी पूरी की पूरी ओबीसी के अंदर चली गई, और उसके अंदर भी कुछ एक आबादियों को शेड्यूल कास्ट में डाला गया है। अगर इस तरीके से मुसलमानों की आबादी को आप अगर कवर करते जाएंगे तो उनकी डेमोग्राफी और भी ज्यादा बिगड़ने की कोशिश होगी, क्योंकि इनकी जो आबादी बढ़ने का जो रेशियो है वो हिंदुओं से तकरीबन 2.5% ज्यादा है। मतलब जहां एक हिंदू परिवार में 2 बच्चे होते हैं, वहां इनके 5 बच्चे होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, इनको आरक्षण आप दे भी रहे हैं तो किस आधार पर दे रहे हैं वो भी अभी तक क्लेरिफाई नहीं है। इसके अंदर हंसराज अहीर जी ने और भी कई सारी बातें देखी है जिनके ऊपर जांच बैठा दी जा चुकी है। ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब उन्होंने सुना तो कल्चरल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में उनसे जब ये पत्र लेकर जवाब मांगा गया कि आपने किस तरीके से ये आरक्षण दिया है और ये जो अन्य जातियां आई कहां से मुसलमानों के अंदर, सबसे बड़ा सवाल तो है ये। अब उन्होंने जो जवाब दिया उनको वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं था। उसके बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये बता दिया कि भाई हम इस पर जांच बिठा रहे और सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि अब किस तरीके से इस इशू को सॉल्व करना है। वहीं बात करते हैं कि अगर जो ये आरक्षण दे रहे ना, वो आरक्षण खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये सिर्फ एक वोटों की राजनीति है। अब वो किस तरीके से, आप वीडियो को पूरा देखकर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से काम चल रहा है बंगाल के अंदर। सबसे पहले इशू की बात करते हैं तो ये ममता बनर्जी का एक तरीके से आप मान के चलिए कि बस वोट बैंक है। उसके अलावा मुसलमान लोग वहां पर कुछ मायने नहीं रखते।
अब मायने क्यों नहीं रखते इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इनको जो आरक्षण दिया गया ना, ये पूरी तरीके से बोगस आरक्षण है। कुछ मतलब नहीं है इस आरक्षण का। आप इस चीज को समझ जाएंगे जल्द इस वीडियो के अंदर जब आप इसे आगे देखते रहेंगे। तो एज पर सीएसटीसी पोल की रिपोर्ट के हिसाब से, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है सीएसटीसी, उसकी हिसाब से तकरीबन 75% जो मुस्लिम की जो आबादी है टोटल, मोर देन 75% या 78% आप मान के चलिए, वो सिर्फ टीएमसी को वोट देती है। इसका मतलब ये है कि अगर आज ममता दीदी बात करना बंद कर दे इन सब के बारे में, तो वो इनको वोट देना भी बंद कर देंगे। सबसे बड़ा इश्यू इसके अंदर है रोहिंग्या मुसलमानों का। कई बार हमने ऐसी न्यूज़ के अंदर हम खबर सुनते रहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर कई सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान आकर बसना शुरू हो गए। अब ये ब्लंडर काम कैसे करता है वो भी सुन लीजिए। ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से कई सारे मदरसाओं को फंड दिया जाता है उनके डेवलपमेंट के लिए। अब इस डेवलपमेंट फंड को किस तरीके से यूज में लिया जाता है वो भी समझ लीजिए। देखिए, अगर डेवलपमेंट फंड मिलता है उसे किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उस फंड का सही तरीके से इस्तेमाल होना भी तो जरूरी है। अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, तो फंड तो देती है इन मदरसों को। इन मदरसों के फंड के बाद में यहाँ पर आते हैं रोहिंग्या मुसलमान। वो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आकर आप मान के चलिए, अगर 10,000 तकरीबन अनऑथराइज्ड मदरसा, या जिनको आप कह सकते हैं, वो अभी रनिंग है बांग्लादेश, बंगाल के अंदर। वहाँ पर बांग्लादेश से आने वाले रोहिंग्या मुसलमान आके एडमिशन लेते हैं, 6-6, 7-7 साल वहाँ पर रहते हैं, और वो जो मदरसे होते हैं वो उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड वगैरह सब कुछ बनाकर उनको इंडिया की नागरिकता दिलाने में सक्षम होते हैं। और जो ममता बनर्जी सरकार का सबसे बड़ा हाथ है इन लोगों को नागरिकता देने को। फिर ये लोग क्या करते हैं, सरकारी जो नौकरियां होती है उनके अंदर चले जाते हैं, या फिर सरकार के द्वारा मिलने वाले बेनिफिट को उठाते हैं। यहाँ की जो हमारी इंडिया की पब्लिक है उनको इन बेनिफिट नहीं मिलते, बाहर के किसी आदमी को बेनिफिट मिलते हैं। आप और मेरे जैसे लोग, या फिर हमारे जैसा एक आम हिंदुस्तानी नागरिक, अगर आप ये समझिए 10 रुपए की चीज खरीद रहे हैं, तो आप उसमें से 20 रुपए तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं सिर्फ। वो टैक्स का पैसा क्या आप रोहिंग्या मुसलमानों को देने के लिए तैयार होंगे, या फिर और किसी भी इंसान को देने को तैयार होंगे जो आउट ऑफ इंडिया रहता होगा? अगर वही बात करें हम सीए और एनआरसी, जिसको इंप्लीमेंट करने में मोदी सरकार आप कह सकते हैं कि मुंह के बल गिरी है, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों की, तो ये आते हैं यहाँ पर नौकरी लेते हैं और यहाँ के लोगों का हक मार देते हैं। और कई सारे ऐसे हमें जगहें देखने को मिली है जहाँ पर इन रोहिंग्या मुसलमानों को दंगा भड़काने, अपना पॉलिटिकल इशू है ना उनको सीधा करवाने के लिए काम में लिया जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मध्य प्रदेश के अंदर अभी बजरंग दल वालों की तरफ से आज से आई थिंक 5 जून 2023 को 19 लोग पकड़े गए, जिनके पास में 5 तलवारें और 9 पिस्टल थी। ये है रोहिंग्या मुसलमान। कई सारे ऐसे इलाके जहाँ पर सड़क पे सोते हैं और काम करते हैं। पता नहीं किस तरीके से ये ममता बनर्जी इन सब लोगों को अपने यूज के लिए काम में ले रही है। वहीं एक रिपोर्ट की बात करें तो 2011 के बाद में तकरीबन 71 और मुस्लिम जातियों को ओबीसी के अंदर लिस्ट किया गया है, और उसके बाद में 65 और जातियां हैं उनके साथ में उसे जोड़ दिया गया। अब कोई इनसे पूछे कि ये एक्स्ट्रा 71 जातियां आखिरकार आई कहां से? अगर इंडिया के अंदर ये पहले से ऐसी जातियां थी तो कल्चर इंस्टीट्यूट जरूर इनको अपने साथ में रिकमेंड कर लेता। ऐसा तो है नहीं कि पहले ये जातियां बहुत अमीर थी और उसके बाद में वो गरीब हो गई और अचानक वो ओबीसी के अंदर आनी शुरू हो गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहीं बात करें अगर कुरैशी जाति की, जो कि मुसलमानों के अंदर कसाईयों की नॉर्मल जात होती है कुरैशी, उसे इन्होंने ओबीसी से बाहर रखा है। अब इसके पीछे का रीजन समझ में नहीं आता। जब हर एक स्टेट के अंदर ओबीसी वालों को रिजर्वेशन मिला हुआ है कुरैशी को, तो फिर ये कोलकाता के अंदर या फिर बंगाल के अंदर इंप्लीमेंट कैसे नहीं होता है? और या फिर हो सकता है कि ये लोग बीजेपी को ज्यादा वोट देते होंगे, या फिर टीएमसी के अलावा और किसी पार्टी को वोट देते होंगे। अब 2012 के अंदर कई सारे ममता बनर्जी की तरफ से बयान दिए गए, उल जलूल बयान समझ लीजिए आप उनको। अब उसके अंदर अपने एक जो रैली थी उसके अंदर उन्होंने ये कहा 3 मई 2012 को कि विल ब्रिंग 99% मुस्लिम अंडर ओबीसी, मतलब हम 99% मुसलमानों को ओबीसी के अंडर ले आएंगे। दीदी आप पहले ही 91% मुसलमानों को इसके अंडर ला चुकी हैं। 91 सॉरी, तकरीबन 66% मुसलमान हैं जो इसके अंडर आ चुके हैं ओबीसी के अंडर। फिर उनके द्वारा एक और बयान दिया गया कि वी ब्रिंग 98 ऑफ 143 कास्ट इन ओबीसी, मतलब 143 जात में से 93 जातों को हम ओबीसी के अंदर लेंगे। दीदी अब 93 से ज्यादा 118 यानी 118 जातियों को ओबीसी में ला चुकी हैं। ये कुछ और नहीं, बस ये नरिश करने का तरीका है, और इन्हें नाम है ये कागज पे आरक्षणों का, और आरक्षण मिल नहीं रहा है। और कैसे नहीं मिल रहा वीडियो देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आरक्षण देने का काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो होता नहीं है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है एज पर आर्टिकल 15 वर्स नंबर 4। और वहीं बात करते हैं आर्टिकल 16 की, तो आरक्षण देने का काम तो सिर्फ उनका होता है। क्या मैं बात करूं वहीं पर आर्टिकल 102 की या फिर आर्टिकल 106 की,
तो आरक्षण देने का पूरा जो फैसला होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का खुद का होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके यहाँ पर कौन सी जातियाँ पिछड़ी हुई है और कौन सी पिछड़ी हुई नहीं है। तो अगर बात करें वेस्ट बंगाल की, तो उसके अंदर जो कल्चरल इंस्टीट्यूट है जिसने ये ओबीसी में बांटने का काम किया है, उन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर किया है इसके अंदर। अगर आरक्षण देने की बात ही हो रही है तो एक मंडल आयोग की रिपोर्ट के बारे में बता देते हैं। एज पर द मंडल कमिटीज आइडेंटिफाई 177 कास्ट एंड कम्युनिटीज इन ओबीसी, ओनली 12 कास्ट फ्रॉम द मुस्लिम्स एंड 150 हिंदू कास्ट इन ओबीसी वेस्ट बंगाल। कहने का मतलब ये है कि जब मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी तो उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि 12 मुसलमान जातियां ही ऐसी है जिनको असल में ऑब्जर्व जो रिजर्वेशन है वो मिलना चाहिए, और तकरीबन 150 ऐसी हिंदू जातियां हैं जिसको रिजर्वेशन यानी ओबीसी के अंदर उसको डालना चाहिए। अब ये 12 जातियां जो डालनी है वो ओबीसी के अंदर है, ना कि एससी एसटी की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। जो हिंदुओं की जातियां 150 वो दरअसल बिल्कुल ओबीसी के अंदर है। अब ममता बनर्जी ने क्या किया, उसके अंदर 2 कैटेगरी बनाई, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के अंदर 91.5% मुसलमान सारे आ जाते हैं। कैटेगरी बी के अंदर आते हैं बाकी के हिंदू, कितने आते हैं 55 हिंदू जातियां आती है उसके अंदर। अब कैटेगरी ए को ज्यादा बेनिफिट मिलता है कैटेगरी बी के अकॉर्डिंग। अगर आप में से लोग कैटेगरी में नहीं समझ रहे हैं तो आपको एक सीरियस सी नॉर्मल एग्जांपल दे देता हूं कि एक टीचर की पोस्ट है, अब दोनों बंदों के बने हैं 50-50%, तो सबसे पहले जो रेफरेंस मिलेगा तो वो मिलेगा कैटेगरी ए वाले को, ना कि कैटेगरी बी वाले को, चाहे उनकी जातियों में हिंदू और मुस्लिम का फर्क हो। अब बात करते हैं जो ये गेम खेला गया है ना, वो इतना स्मार्टली खेला गया है कि मुसलमानों को आरक्षण का नाम भी दे दिया और उसके बाद में उनको आरक्षण भी नहीं दिया। ये आरक्षण का कोटा पूरा तरीके से फर्जी है, और वो फर्जी कैसे है वो भी बता देते हैं आपको मैं यहाँ पूरा गेम नहीं समझाऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने खेला है। मैं आपको नॉर्मल सा डाटा दूंगा जिसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि असल में आरक्षण ये काम कितना कर रहा है। तो अगर मैं आरक्षण काम किस लिए आता है, नौकरी के अंदर, कॉलेज की सीटों के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा राशन पानी के अंदर। तो राशन पानी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलती जा रही है। वहीं बात करें नौकरियों के बारे में, तो नौकरियों में टीचर की जो टोटल वैकेंसी होती है वहाँ पर, अब मान के चलिए अगर 2 लाख टोटल टीचर है अगर वहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर, तो 7% टोटल है उनका मुसलमान। कहने का मतलब है सिर्फ 14,000 मुसलमान 2 लाख में से टीचर हैं। उसके बाद करें केएमसी के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, तो सिर्फ 5% मुसलमान हैं। 66% आरक्षण होने के बाद में उनकी आबादी मात्र 5% है। एज पर 2008 की रिपोर्ट के हिसाब से यही आबादी 11.5% हुआ करती थी, जो घटकर आधी से भी ज्यादा घट गई और 5% हो गई है। अब बात करते हैं सिविल सर्विसेज के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर सिविल सर्विसेज की बात करूं तो 2008 के अंदर तकरीबन 1500 हर साल बनते थे, मुसलमान सिविल सर्विसेज के अंदर जाते थे। और वहीं आज की आंकड़े की बात करूं मैं अगर 2019 की, तो तकरीबन 1100 लोग ही सिविल सर्विसेज में जाते हैं, जबकि इनकी आबादी बढ़ चुकी है, इनको आरक्षण ज्यादा मिल चुका है, इनको और भी कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। कैटेगरी ए में डालने के बावजूद भी कई सारे लोगों की, मुसलमानों की नौकरियां खतरे में है और नौकरियां मिल नहीं रही है उनको। एक जो इनका खुद की जो गवर्नमेंट है, जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, इनके द्वारा एक सर्वे करवाया गया। सर्वे है बाय गवर्नमेंट ऑफ स्टाफ सेंसस डाटा, वेस्ट बंगाल की खुद की सेंसस है ये, जिसके अंदर 2008 से लेकर 2017 के अंदर जितनी भी रिजर्वेशन दी गई है मुसलमानों को, सो कॉल्ड रिजर्वेशन, उसके अंदर मुसलमानों की संख्या 1% बढ़ी है सिर्फ। कहने का मतलब है 66% आपको रिजर्वेशन दिया गया है, उसके बावजूद भी 10 साल के अंदर आपकी जो आबादी है ना नौकरी के अंदर, वो सिर्फ 1% बढ़ी है। आपका 66% काम कहाँ कर रहा है ये तो बता दीजिए। वहीं बात करूं मैं मेडिकल सीटों के अंदर, तो कई सारे मुस्लिम बच्चे पास ही नहीं कर पाते। लिटरेसी रेट की बात करें तो वाकई में काफी अच्छा काम किया उन्होंने लिटरेसी रेट के अंदर, तकरीबन 85% के आसपास उनकी लिटरेसी रेट है। लेकिन वहां हालत इतनी खराब है, लोग एम्प्लॉयबल ही नहीं है। आप ठप्पा लग जाने से ग्रेजुएशन का लोग एम्प्लॉयबल नहीं हो जाते। लोगों के पास बेसिक एजुकेशन होने के साथ साथ में बेसिक स्किल होने चाहिए, जो कि है ही नहीं। आप ग्रेजुएशन कर भी लेंगे लेकिन आप काम कहाँ करेंगे। इंडस्ट्रियल हालत इतनी खराब पड़ी है बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में, कि वहाँ पे नौकरियां नहीं है लोगों के पास, उन्हें बाहर जाना पड़ता है बहुत बार काम करने के लिए। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आगे रिपोर्ट में सुनते जाइए वो भी। वहीं अगर मैं सैलरी बेसिस की बात करूं तो इंडिया में सबसे कम अगर कहीं सैलरी मिलती है एवरेज काम की, तो वो बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर। आप ये सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एंकरिंग का काम कर रहा हूँ, मुझे सपोज कीजिए महीने के 10,000 रुपये मिलते हैं या फिर 20,000 रुपये मिलते हैं।
अगर यहाँ मुझे 20,000 रुपये मिलते हैं तो बंगाल के अंदर सेम काम करने वाले को 16,000 या फिर उससे भी कम यानी 14,000 के आसपास मिलेगा, यानी 40% का डिक्रीज। मुझे अगर यहाँ 10,000 मिलते हैं तो वहाँ पर उनको सिर्फ 6,000 मिलेंगे। इतना बड़ा जो फर्क है ना नौकरी के अंदर, वो बंगाल के अंदर है, सॉरी। अब आप में से कई सारे लोग सहचर रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे होंगे। जो सहचर कमेटी है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से तो मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, मुसलमानों जो सबसे बैकवर्ड क्लास है इनके बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। बिल्कुल आप कीजिए। चलिए हम सहचर रिपोर्ट की भी बात मान लेते हैं, उनकी कमेटी की भी बात मान लेते हैं। मुसलमानों को आरक्षण भी दे देते हैं, सबसे ज्यादा जितना वो बोले उतना आरक्षण दे देते हैं, लेकिन आरक्षण देने के बाद में भी तो आप काम नहीं कर पा रहे हैं। आरक्षण देने के बाद भी आपके पास नौकरियां नहीं है तो आरक्षण का क्या अचार डालेंगे वहां के लोग। आपने 90% तक आरक्षण को खींच दिया, उसके अंदर 66% पूरी मुस्लिम आबादी को आपने आरक्षण में ढकेल दिया, लेकिन उनका करेंगे क्या वो आरक्षण का? नौकरी में जाएंगे कहाँ? उनकी लिटरेसी रेट अगर देखी जाए तो ओवरऑल आपको 80% दिख रही होगी, क्योंकि वहां पर ज्यादातर कम्युनिटी जो पढ़ाई लिखाई करती है वो हिंदू कम्युनिटी होती है। वहां पर पारसी भी है, जैन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और भी कई सारी जातियां वो भी तो पढ़ी लिखी है। अगर मुस्लिम लिटरेसी की बात करें तो मुश्किल से उसके अंदर 30 से 40% के आसपास होगा, जहां पर मैं 12th पास से आगे की बात कर रहा हूँ। 12th पास से आगे आई थिंक ग्रेजुएशन तो मुश्किल से 13% आबादी भी नहीं होगी वहां की टोटल मुस्लिमों की, तो वो जॉब लेंगे कहां से? उसके बाद में आगे बात करते हैं तो सहचर कमेटी की रिपोर्ट तो पूरी बोगस है, सब वोट लेने का एक तरीका है। उसके आगे हम बात करते हैं कि आखिरकार हिस्ट्री के अंदर के बांग्लादेश की या फिर बंगाल की हालत इतनी खराब हुई कहां से, वेस्ट बंगाल की। अगर बात की जाए 1975 तक की जो इमरजेंसी हुई है उसके बाद की, तो बांग्लादेश और महाराष्ट्र के बीच में कंपटीशन चलता था कि कौन सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा करेगा, कौन सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देगा, किसके यहाँ इंडस्ट्री सबसे ज्यादा लगेगी, उसके बारे में बातें होती रहती थी। क्योंकि कोलकाता और जो मुंबई है वो आपस में कंपटीशन में रहती थी कारोबार के मामले में। अगर बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की, तो वहां पर उस टाइम पे जो सबसे फलने फूलने वाली जो रोजगार था तो वो था कपड़े का, जूट का, उसके साथ में मशीनरीज का, इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर रेलवे की बोगियां वगैरह बनना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और भी कई सारी चीजें जैसे कोयला वगैरह हो गई, इन सब का वहां पर अच्छा खासा कारोबार चलता था। फिर उसके बाद में जो कदम पड़े हैं वहां पर 1960 के अंदर सबसे पहले कदम पड़ते हैं श्री ज्योति बसी के। ज्योति बसी ऐसा शख्स जिसने कम्युनिस्ट पार्टी को वहां पर इंप्लीमेंट किया। जितना कम्युनिस्ट लोगों ने यहाँ इंडिया के जो पेड़ तोड़े ना, उतना और किसी पार्टी ने शायद ही कभी तोड़े होंगे। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी तो केरला में भी है, वहां पर कांग्रेस प्लस कम्युनिस्ट है। अकेली कम्युनिस्ट तो हालत खराब कर देती है। इनकी जो विचारधारा होती है वो काफी ज्यादा डेंजरस होती है। इनका कहने का मतलब ये होता है कि अगर एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो जितना मालिक काम करता है, जितना उसको पैसा मिलता है, उतना सारे लोगों को मिलना चाहिए, जो कि अगर देखा जाए तो सही नहीं है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सही कैसे नहीं है, कम्युनिस्ट विचारधारा के होंगे या फिर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के होंगे, तो मामला पूरा उलट है उससे। आगे बात करते हैं तो 1977 से लेके 2000 यानी 2000 तक ये बनते हैं सीएम। कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। और तभी से वेस्ट बंगाल का बेड़ा गर्क होना हो जाता है शुरू। सो इनके कारनामों की कुछ बात कर लेते हैं कि इन्होंने किस प्रकार के महान महान काम किए हैं कोलकाता के अंदर, जिसकी वजह से उनकी हालत इतनी खराब होती है। तो बात करते हैं सीधा 1980 से। इन्होंने क्या किया, वहां पर एक टाइप का एनवायरनमेंट पैदा कर दिया जहां पर उन्हें यह कहा गया वहां के मजदूरों को कि आपका अधिकार आपके सेठ जितना या आपके बॉस जितना आपका कंपनी के ऊपर है। तो वहां पर फैक्ट्री लॉक होना और मजदूरों के हड़ताल करना तो एकदम कॉमन हो गया था। मजदूर बात बात पर या फिर कभी कभार बिना किसी बात के अपने हक की लड़ाई के लिए फैक्ट्री बंद कर देते, सीज कर देते। अब उसके अंदर किन किन कंपनी, कौन कौन सी कंपनियां उस टाइम पे काम कर रही थी वो भी सुन लीजिए। जेके ग्रुप, थापर ग्रुप, डॉल्फिन, फिलिप्स, एचजी, टाटा, बुक बॉन्ड और बिरला ग्रुप। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जानी मानी है। ओबियसली हिंदुस्तान मोटर्स तो इतनी नहीं है, लेकिन अगर बात करें तो उस टाइम पे ये काफी बड़ा अपना वर्चस्व रखा करती थी। वो सब वहां से छोड़कर बाहर चली गई, यानी गुजरात और मुंबई शिफ्ट हो गई बिकॉज ऑफ इस कम्युनिस्ट पार्टी के वजह से। ज्योति बसु ऐसा शख्स है जिसने आईटी सेक्टर को सबसे पहले लात मारी थी कोलकाता के अंदर। 1986 के अंदर कई सारी कंपनीज ने उनको कहा था कि हम यहाँ आईटी सेक्टर स्टैब्लिश करते हैं 1991 के बाद, जब वहां पर जो लिबरलाइजेशन हुआ था। अब आप में से कई सारे लोग सोचते होंगे कि नरसिम्हा राव जी और जो मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने इंडिया के भाग खोल दिए, जो 1991 के अंदर जो हमारी इकोनॉमी खोलकर, उनकी मजबूरी थी खोलना। अगर वो नहीं खोल पाते तो आज इंडिया शायद तक बैंकरप्ट हो जाता या फिर इसके 50 टुकड़े हो जाते।
कारण ये था कि उस टाइम पे सिर्फ $1 बिलियन हमारे खाते में बचा था और हमारे पास आगे पैसा नहीं था। हमने हाथ फैलाए थे आईएमएफ के सामने, तब आईएमएफ ने शर्त रखी कि तुमको 1.4 बिलियन का पैसा तभी मिलेगा जब तुम लिबरलाइजेशन करोगे। और हम आज भी पता नहीं क्यों मनमोहन सिंह जी को इतना क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। मेरी नज़र के अंदर कुछ भी नहीं था, वो आईएमएफ वालों करके गए हैं और ये लोग हिस्ट्री आपको कोई भी बताएगा नहीं। आगे बात करते हैं कोलकाता की। तो 2006 के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आती है सामने, जब कम्युनिस्ट पार्टीज का वहाँ पर रोल बढ़ने लग जाता है। जो बार बार जो लोग होते हैं, जो लेबर फोर्स होती है, वो हड़ताल पर चली जाती है, तो वहाँ पर कंपनियां परेशान होकर एक के बाद होकर निकलने शुरू हो जाती है। 1995 के अंदर इन सबको समझ में आता है, ज्योति बसु को, कि हमें वापस इन कंपनियों को बुलाना होगा और किसी तरीके से पार्टियों को समझाना होगा, जो वहाँ की लेबर फोर्स पार्टियां उनको समझाना होगा। अगर आगे बात करें तो सारी पार्टियों के पास वो गए, जो कंपनियां थी उनके पास में गए, सब ने उन्हें मना कर दिया। उसके बाद में 2006 के अंदर टाटा ने उन्हें एक मौका दिया था, जब रतन टाटा जी ने उनसे कहा था कि हम एक जो वहाँ पर कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर टाटा नैनो बनाएंगे। अब टाटा नैनो का बंद करने की शुरुआत की थी ममता बनर्जी ने। अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस महिला ने पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल की एसी की तैशी करके मेल दी। आगे बात करते हैं कैसे की, वो भी सुन लीजिए। अगर मैं ग्रोथ ऑफ इंडेक्स की बात करूं तो 2077 तक काफ़ी अच्छा ग्रोथ था। 1985 तक भी अच्छा खासा ग्रोथ, यानी महाराष्ट्र ये दोनों सपोजिटली चल रहे थे। उसके बाद में जब एक के बाद एक कंपनियां निकलना शुरू हुई, तो उसके बाद में आई अनऑर्गेनाइज्ड कंपनियां। अनऑर्गेनाइज्ड वो होती है जैसे आपके घर के बाहर जो राशन वाला हो गया, जो आगे जाके चाय बेचने वाला हो गया, या फिर जो ठेले वाला हो गया। ये लोग ना जीएसटी देते हैं, ना इनका कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, ना इनका जीएसटी जो टैक्स कलेक्शन होता है उसके अंदर इतना इनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस टाइप की इंडस्ट्री 80% के आसपास पहुंच गई थी, जो कि लगातार रोजगार नहीं दे पा रही थी। आज भी अगर मैं बात करूं इसी समय की, तो तकरीबन 30% पूरे बंगाली जो आबादी है ना, जो नौकरियां करती है, उसकी 30% आबादी डेली वेजेस नौकरी वाली है। मतलब अगर उन्होंने आज काम कर लिया तो कल उनको पता नहीं उनको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद में वहां पर हद से ज्यादा लेबर पार्टियां हैं। अब आप अगर लेबर हैं तो आपको किसी न किसी पार्टी से जुड़ना पड़ेगा और हर महीने 100 या 50 रुपए उनको देना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन के लिए, कि अगर हमको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप हमारी सहायता करें। अभी भी अगर मैं अनऑर्गेनाइज्ड कंपनी की बात करूं तो बांग्लादेश के अंदर जो वेस्ट बंगाल है उसके जो है 13.4% टोटल उसकी जो आबादी है ना, जितने भी बिजनेस है उनका 14 से 15% तक अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब ना तो वो कोई टैक्स देते हैं, ना कुछ छोड़ देते हैं। ऊपर से उनका रोहिंग्या मुसलमानों के आने की समस्या अलग है। उसके ऊपर बात करें तो सीएए और एनआरसी से भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सीएनआरसी से तो मुझको खुद को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बिना किसी रूल के साथ में इंप्लीमेंट की गई थी। वहीं बात करें यूसीसी की, तो यूसीसी ज़रूर आने वाली है। अगर आपको यूसीसी के ऊपर वीडियो देखना है तो हमारा कल का शो देखना मत भूलिएगा। आज के शो में बस इतना ही। अगर आप इस इश्यू को और भी ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जितना मैंने बताया आपको तो वीडियो की लेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाती, इसलिए मैंने आपको सिर्फ हाफ ट्रूथ बताए हैं, मोस्टली टॉपिक्स के बारे में ही बात की है। अगर आपको यूसीसी के बारे में जानना तो कल आप हमारा शो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस इशू को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ डीपली, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट मनोज राजपूत। मिलते हैं आपसे कल एक और वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24।